नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे ये प्यारे दोस्त जो कि आज मेरा परिवार बन चुके हैं, वो हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम जी, सनी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी। उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं जिनके मैं नाम शायद नहीं ले पाई, तो आप सबसे मैं ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपना नाम और अपने जगह का नाम अपने फीडबैक के साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर मेंशन करें। और अगर आप सबको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं, तो आप अपने किसी जानने वाले जो ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, उनको ये कहानियाँ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप सबके एक शेयर से, एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा, हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी सुधीर की है। सुधीर जो कि एक ऐसा लड़का जो कि अपने बड़े भाई रणधीर से बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। वो उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन ये अपने ही रिश्तेदार में आने वाले भाइयों में से सबसे बड़ा था। जैसे कि बड़े पापा, बड़े चाचा, ताऊ, ऐसे ही किसी सगे रिश्तेदार का वो सबसे बड़ा बेटा था। अगर कहें तो रणधीर खानदान का सबसे बड़ा लड़का था। रणधीर ने अपने परिवार के सारे छोटे भाइयों के लिए एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। रणधीर ने अपनी पढ़ाई मन लगाकर करने की वजह से उसे एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब में पैसे तो अच्छे होते ही हैं, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हाँ, बस एक ही चीज़ होती है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले इंसान को उस जगह पर जाकर रहना पड़ता है जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है। और रणधीर के साथ भी ऐसा ही था। रणधीर अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे नई जगह में जाकर अपनी नौकरी कर रहा था। रणधीर एक अच्छे पोजीशन पर भी था और रणधीर अपना काम बहुत मन लगाकर करा करता था। रणधीर जहाँ पर भी काम के लिए गया हुआ था, वहाँ पर रणधीर को एक क्वार्टर मिला था रहने के लिए, लेकिन रणधीर अकेले रहने की वजह से वहाँ पर नहीं रहता था। और तो और वो क्वार्टर उसके काम करने वाली जगह से थोड़ी दूर पर था, जिसके वजह से रणधीर ने ये तय किया था कि वो अपने ही प्लांट के आसपास में किसी जगह पर रहेगा। रणधीर को बड़ी आसानी से 2 दिन के अंदर ही ये बात पता चल गई कि उसके ही प्लांट में काम करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे ही यहाँ पर सामने के सेक्टर में रहा करते हैं। और रणधीर ने भी उनमें से एक लड़के के साथ पता करके अपने लिए एक अच्छा खासा सस्ता कमरा ढूंढ लिया था। और रणधीर अपना ज़्यादातर समय तो अपने प्लांट में ही बिताया करता था। उसके अलावा जब भी उसे थोड़ा बहुत नहाना हो, चेंज करना हो या फिर आराम करना हो, तो वो कभी कभार अपने उस क्वार्टर पर आ जाया करता था। और जो क्वार्टर उसे प्लांट की तरफ से मिला था, वो वैसे ही खाली पड़ा हुआ था। रणधीर वहाँ पर शायद मुश्किल से अब, जबकि उसे वहाँ काम करते करते
लगभग 6 महीने हो चुके थे। मुश्किल से 2 बार ही वो अपने उस क्वार्टर पर गया था। अब रणधीर के छोटे भाई सुधीर का एक बार रणधीर को कॉल आया और उसने कहा, भैया आप जहाँ पर हैं ना, वहीं पर मेरे भी एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है और मैं आज ही वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। कल सुबह सुबह मैं आपके पास आ जाऊँगा, तो मैं आपसे मिलने के लिए कितने बजे तक आ सकता हूँ? इस पर रणधीर ने तुरंत ही कहा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ आ जाओ। और फिर रणधीर ने उसे टाइम बताया कि वो ज़्यादातर वक्त अपने प्लांट में ही रहता है। इस पर सुधीर ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और उसने कहा, ठीक है, फिर मैं जब भी आऊँगा तो आपसे मिलने के लिए डायरेक्ट आपके प्लांट के बाहर ही आ जाऊँगा। रणधीर ने भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और जैसा कि सुधीर ने कहा था, वो सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच चुका था और जैसा कि रणधीर ने बताया था, वो उस वक्त भी अपने काम में ही लगा हुआ था। तुरंत ही सुधीर ने कॉल किया और उसके कॉल करते ही 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर रणधीर प्लांट के अंदर से बाहर निकलकर आया और दोनों भाइयों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद रणधीर ने कहा, तो एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ा है और कहाँ रुकने वाले हो? इस पर सुधीर ने तुरंत जवाब दिया, भैया मैं उसी बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने फ़ोन पर कुछ भी इसलिए नहीं कहा कि आकर सामने सामने आपसे बात कर लूँगा। और तब सुधीर ने बताया कि उसका एग्ज़ाम का सेंटर जहाँ पर पड़ा है, उस जगह से रणधीर का वो वाला क्वार्टर ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, जो क्वार्टर रणधीर को प्लांट की तरफ से अलॉट किया गया था। और ये बात सुनकर रणधीर ने कहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ वहाँ रहो, वैसे भी वो जगह तो खाली ही पड़ी रहती है। 6 महीने में मुश्किल से 2 बार तो वहाँ पर गया हूँ। हाँ लेकिन मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने सुन रखा है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस पर सुधीर ने तुरंत कहा, जैसे भैया ऐसा क्या है, किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा? तब रणधीर ने बताया कि मैंने वहाँ के लोगों से सुन रखा है कि उस बिल्डिंग में खास तौर पे कोई भी अंधेरा होने के बाद, मतलब शाम के 7 बजे के बाद, कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। इस पर सुधीर ने तुरंत पूछा, क्यों भैया ऐसा क्या है, और क्या उस एरिया में 7 बजे के बाद कर्फ्यू वगैरह लगता है? तब रणधीर ने समझाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से 7 बजे के बाद लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। तो इसके पीछे वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, और मुझे वहाँ रहना भी नहीं था, जिसकी वजह से मैंने कभी इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो अगर तुम वहाँ जाकर रह रहे हो तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना, और अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो किसी भी बिल्डिंग वाले से ये बात पूछ लेना, क्योंकि वहाँ के बिल्डिंग के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। ये बात कहकर रणधीर ने उसे उस क्वार्टर की चाबी दे दी और उस क्वार्टर तक पहुंचाने के लिए अपने ही प्लांट के एक जूनियर एम्प्लॉय को कहा कि वो ले जाकर सुधीर को वहाँ का क्वार्टर दिखा दे। रणधीर और सुधीर ये दोनों बेसिकली जहाँ के थे, उस जगह पर ऐसे क्वार्टर, बिल्डिंग्स या ऐसी कोई चीज़ उन्होंने ना देखी थी, ना वो जानते थे। और तो और ये शहर पूरी तरह से सुधीर के लिए नया था, जिसकी वजह से रणधीर ने उसके साथ किसी को भेजा और वो जाकर सुधीर को क्वार्टर दिखाकर आ गया। अब सुधीर को अपनी पढ़ाई करनी थी, क्योंकि अगले दिन सुधीर को एग्ज़ाम देना था। सुधीर जब तक घर पर था तब भी वो सुबह से लेकर रात तक
लगातार पढ़ाई करता था। उसमें फ़र्क बस इतना था कि वहाँ सुधीर की माँ उसके खाने पीने और हर चीज़ का ख्याल उसके बैठे बैठे ही रख लिया करती थी, जैसा कि आपकी और मेरी माँ हमेशा करती हैं। और सुधीर अब वहाँ पर बैठे बैठे पढ़ाई करते करते थक चुका था। उसे अब चाय की तलब लगी। उसे लगा बहुत देर से लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कम से कम यार एक कप चाय तो बनता ही है। बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, ऐसा सुधीर ने सोचा। और वो नीचे जाकर चाय की टपरी ढूंढने का सोच रहा था। तब तक उसकी नज़र गई घड़ी पर, और जब उसने घड़ी देखी तो 6:30 बज चुके थे। और सुधीर को याद आया कि 7 बजे के बाद यहाँ कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। इस पर सुधीर ने ये सोचना शुरू किया कि उसे चाय पीने जाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन उसे चाय की तलब बहुत बहुत ज़्यादा तेज लगी हुई थी। और तो और वहाँ पर रणधीर के ना रहने की वजह से वहाँ पर खाना बनाने, चाय बनाने या किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। सिर्फ पानी पीने और नहाने, फ्रेश होने के लिए बाल्टी, मग्गा, उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक, वही चीज़ें थी। अब सुधीर को चाय की तलब इतनी ज़्यादा थी कि उसने ये सोचा कि वो जाएगा, फटाफट चाय पिएगा और वापस आ जाएगा। सुधीर ये सोचकर नीचे उतर गया। और आते वक्त सुधीर ने रास्ते में इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि उस जगह से मार्केट इतना नज़दीक नहीं है कि वो पैदल जाकर कुछ भी खरीद कर या खा पी कर वापस तुरंत आ जाए। सुधीर चुपचाप बस चाय की टपरी ढूंढने के लिए आगे आगे और आगे बढ़ता चला गया। उसके ध्यान में ये था ही नहीं कि ऐसे करने में उसका वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा है। और जब वो काफ़ी आगे आ चुका था, तब उसके नाक में अचानक से चाय की खुशबू आने लगी। वो चाय की खुशबू को सूंघ कर वो एक चाय की टपरी पर पहुंचा। उसने चाय पी। एक कप चाय पीने के बाद भी उसकी तलब वैसी ही थी, इसलिए उसने 2 कप चाय पी। और 2 कप चाय पीने के बाद जब उसका मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तब वो घर आने के लिए वहाँ से निकला। तब तक सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था। लेकिन अभी सुधीर के दिमाग में ये बात थी ही नहीं कि बिल्डिंग में 7 बजे के बाद आना पूरी तरह से वर्जित है। सुधीर चुपचाप घर जाने के लिए निकल गया। उसे आते वक्त चाय की तलब इतनी ज़्यादा थी कि उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा कि वो अपने क्वार्टर से कितनी दूर आ चुका है। लेकिन घर की तरफ जाते वक्त उसे दूरी का एहसास हो रहा था। तब उसने घड़ी देखी। रात के 7:45 बज रहे थे। तब सुधीर ने सोचा, ठीक है, एक दिन की ही तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है और क्या ही हो जाएगा अगर मैं थोड़ा लेट ही जाऊं तो। और वो रास्ता यही सब सोचते हुए तय करते हुए जा रहा था। आखिरकार वो लगभग 8 सवा 8 बजे तक अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुका था। और वो बिल्डिंग के सीढ़ियों पर अकेला ही पैरों की आवाज़ करता हुआ चढ़ता जा रहा था। वो इस बिल्डिंग में सुबह आया था और डायरेक्ट अपने क्वार्टर के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से उसे फ्लोर और फ्लैट ढंग से याद नहीं थे। और उसने ऊपर चढ़ते चढ़ते में मुश्किल से एक फ्लोर भी नहीं चढ़ा होगा कि उसे बिल्डिंग में एक औरत जो कि सीढ़ियों के बीच में खड़ी थी और उसका चेहरा दीवार की तरफ था, वो वहाँ पर खड़ी दिखाई दी। लेकिन वो जिस तरीके से खड़ी थी, उसने सीढ़ी को इस तरीके से ब्लॉक कर रखा था
कि बिना उसे हटाए वहाँ से कोई भी चढ़ या उतर नहीं सकता था। और उसको देखने के बाद तुरंत ही सुधीर ने बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से उनको, हेलो मैडम, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप हट सकती हैं, ऐसा कहकर उसने इज्जत देते हुए उसे हटाने की कोशिश की। लेकिन सुधीर के ऐसा बोलने के बाद भी वो औरत टस से मस नहीं हुई। सुधीर को ऐसा लगा शायद वो कुछ ऊंचा सुनती हो, जिसकी वजह से सुधीर ने दोबारा उसे यही लाइन बोली। उसके बाद भी वो औरत वहाँ से नहीं हटी। अब सुधीर ये सेंटेंस कम से कम 3 से 4 बार बोल चुका था। उसके बाद सुधीर को थोड़ा गुस्सा आने लगा और सुधीर ने अब गुस्से में आकर उस औरत के कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा, वो औरत पलटी और उस औरत के पलटते ही सुधीर को अपने सारे सवालों के जवाब एक बार में ही मिल चुके थे। वो औरत कोई इंसान नहीं थी। उसके चेहरे के मांस के टुकड़े सड़कर लटक रहे थे, आंखें लाल और ऐसा लगता था मानो अभी बाहर आ जाएंगी। आंखों पर कोई पुतलियां नहीं, माथे पर लग रहा था जैसे किसी ने कील ठोक रखा हो। चेहरे और गले के आधे से ज़्यादा हिस्से सड़ चुके थे, जिसमें से बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी। उस पे कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। वो औरत इतनी भयानक थी, उसके होंठ थे ही नहीं, और उस जगह पर उसके सड़े काले भयानक बड़े बड़े दांत नजर आ रहे थे, जिसको देखते ही सुधीर इतना ज़्यादा डर गया कि वो सीढ़ी पर तेज तेज भागते हुए चढ़ता गया और वो चढ़ते चढ़ते ऊपर टेरेस पर पहुंच चुका था। छत पर पहुंचने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि वो तो शायद अपना फ्लैट नीचे ही भूल कर यहाँ छत तक आ गया है। अब वो करता तो क्या करता, उसे तो याद ही नहीं था कि उसे कौन से फ्लोर पर जाना था और कौन से फ्लैट नंबर में जाना था। वो जब छत पर पहुंचा तब उसे लगा कि शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन छत के एक कोने में वही औरत खड़ी थी और उसे देखकर सुधीर लगातार बेतहाशा चिल्लाता गया। वो जिस तरीके से चिल्ला रहा था, बिल्डिंग के सारे लोगों को उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन बिल्डिंग के सारे लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते थे, जिसके वजह से वो सब 7 बजे के बाद किसी भी हालत में घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। लेकिन आज सुधीर ने ये गलती कर दी थी और लोगों को सुधीर के आवाज़ से ये भी समझ में आ रहा था कि ये हमारे बिल्डिंग का कोई लड़का तो नहीं है। थोड़ी देर तक लोगों ने किसी तरह कोशिश की कि वो बाहर ना आए, लेकिन सुधीर की लगातार चीखने चिल्लाने की और मदद मांगने की आवाज़ पर बिल्डिंग वालों को उस पर दया आ गई और बिल्डिंग वाले काफ़ी सारी सुरक्षा की चीज़ें, जैसे कोई भगवान का लॉकेट, कोई गंगा जल, कोई भगवान की फ़ोटो और बाकी चीज़ें लेकर सारे बिल्डिंग के लोग इकट्ठा होकर छत पर आ गए। जब वो सारे लोग छत पर पहुँचे तब भी वो औरत वहीं सबकी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन इन सारे लोगों के हाथों में जो जो चीज़ें थी, वो औरत शायद इस वजह से आगे नहीं बढ़ी और आखिरकार उन लोगों ने जैसे तैसे सुधीर को वहाँ से उसके फ्लैट तक पहुँचाया। उसके बाद सारे लोगों ने सुधीर से पूछताछ शुरू की कि तुम कौन हो, तुम्हें इससे पहले इस बिल्डिंग में कभी नहीं देखा है। तब सुधीर ने बताया कि ये फ्लैट उसका नहीं, उसके भैया का है और वो यहाँ
सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए एग्ज़ाम देने को आया है। तब सारे लोगों ने एक साथ उस पर चिल्लाना शुरू किया कि तुम्हारा भाई कैसा है, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि इस बिल्डिंग में क्या परेशानी है, और तुम कैसे बेवकूफ़ हो, क्या सोच कर तुम 7 बजे के बाद बाहर निकल गए। इस पर सुधीर ने घबराते और रोते हुए सबसे ये कहा कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आया था और भैया ने उसे बस इतना बताया था कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। लेकिन क्या रीज़न है, क्यों नहीं निकलना है, ये उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने यही कहा था कि अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो उस बिल्डिंग के लोगों से पूछ लेना। इस पर बिल्डिंग के लोगों ने उसको और भी डांटना शुरू कर दिया कि जब तुम्हारे भाई ने साफ साफ तुम्हें बताया था कि 7 बजे के बाद नहीं निकलना है और तुम्हें अगर और बातें जाननी ही थी तो तुमने सच में हम लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की। इस पर सुधीर ने एक ही एक्सक्यूज़ दिया। सुधीर ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा एक दिन है तो आराम से निकल जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी कोई मुसीबत हमारे सर पर आ जाएगी। इस पर उन सारे लोगों ने सुधीर को एक ही बात कही कि ठीक है, आज रात तो तुम चाहे जैसे बच जाओगे, लेकिन इतना याद रखना, जो भी एक बार उस औरत के नज़र में आ जाता है वो हर हाल में 7 दिन के अंदर उसे मार डालती है। तो तुम अपना एग्ज़ाम कल दे दो, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा ये अब हम भी नहीं बता सकते। अब ये बात सुनकर सुधीर की हालत बद से बदतर हो चुकी थी और सुधीर रात भर नहीं सोया, लेकिन उससे पढ़ाई भी नहीं हो पाई। अगले दिन सुधीर गया, उसने जैसे तैसे अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया और उसके बाद उसने तुरंत अपने भैया को फ़ोन लगाया और अपने भाई को फ़ोन लगाकर उसने सारी बातें बता दी। सारी बातें बताने के बाद रणधीर ने एक ही बात कही कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था और हमेशा कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग अगर किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं या मना कर रहे हैं तो उस चीज़ के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश किए बिना कई बार उनकी बात मान लेने में ही भलाई होती है, और तुमने ऐसा नहीं किया। इस पर सुधीर डरते रोते बिलखते अपने भाई से अपने जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा, भैया मैं एग्ज़ाम देकर तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोगों ने कहा है कि मुझे वो 7 दिन के अंदर अंदर हर हालत में मार देगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इस पर रणधीर ने कहा, तो तुम क्या सोच रहे हो। इस पर सुधीर ने कहा कि वो आज ही घर जाना चाहता है और वो अकेले घर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे बिल्डिंग वालों ने ये भी कहा था कि अगर तुम कितने भी बजे कल यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें कल ही हर हाल में मार देगी। अब ये सारी बातें रणधीर को बताने के बाद उसे अपने छोटे भाई की मदद तो करनी ही थी। उसने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसका इलाज हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं अपने प्लांट से अपने किसी जूनियर को भेजता हूँ जो तुम्हें वहाँ से लेकर घर तक सही सलामत छोड़ कर आएगा। उसके बाद मैं बड़े पापा, चाचा सबसे बात कर लूँगा, सब कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही निकालेंगे। इस बात का भरोसा रणधीर को भी था और सुधीर को भी। तब रणधीर ने अपने प्लांट के एक प्यून से ये कहा कि वो उसके क्वार्टर पर जाकर उसके भाई को वहाँ से लेकर घर तक छोड़कर आए। प्यून जूनियर था, उसका काम था अपने सीनियर्स की बातों को मानना, जिसकी वजह से उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो बाहर आया। उसे भी काफ़ी सारा काम करना था, जिसकी वजह से उसने इस काम को अपने जानने वाले एक लड़के को दिया, और तो और उस प्यून ने उस लड़के को कुछ पैसे भी दिए कि ये लो, तुम्हारा भाड़ा
किराया और पेट्रोल का खर्चा। अब जिसको काम प्यून ने दिया था उस लड़के के हाथ में इतने पैसे, मतलब उसका तो पागल होना निश्चित ही था। वो इतने पैसे देखकर पागलों की तरह पैसे खर्च करने लगा और उसने जाकर शराब भी पी ली। उसके बाद वो जैसे तैसे बहुत लेट, मतलब रात के लगभग 9:30 बजे उस बिल्डिंग में पहुंचा। और जब वो उस बिल्डिंग में ऊपर जा रहा था तो उसे भी वही औरत दिखाई दी और वो उस औरत को लगातार गंदी गंदी बातें बोल रहा था। ए कौन है, हटना, यहाँ से उठा करके नीचे फेंक दूंगा, हटती है, ए बहरी, ए सुनाई नहीं दे रहा क्या। और भी इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी बुरी तरीके से बदतमीजी किसी औरत के साथ करना आप पर ऐसे भी भारी पड़ सकता है। और तुम जिससे बदतमीजी कर रहे हो, एक बार तो देख लेते कि वो कोई आम औरत है भी या नहीं। उसने थोड़ी देर तक इतनी बुरी तरीके से उसके साथ बदतमीजी की कि वो पलटी। और आज जब वो पलटी तब वो इतने गुस्से में थी कि वो तुरंत ही उस लड़के पर झपट पड़ी। वो उसे नोच नोच कर खाना चाहती थी और ऐसा करने में वो सफल भी हो गई, क्योंकि उसको रोक कौन सकता था। और ये संकट अब सुधीर के ऊपर से टल चुका था, क्योंकि बिल्डिंग वाले ऐसा बताते थे कि वो एक घर से अगर जैसे 4 लोग रहते हैं और उसकी नज़र किसी एक पर पड़ जाए तो 1 हफ्ते के अंदर उन 4 लोगों में से किसी भी एक को वो हर हाल में मारेगी, तो ही वो बाकी के घर वालों को बख्शती थी। और ये लड़का भी उसी फ्लैट के लिए आया था जिस फ्लैट पर सुधीर रहता था। इस वजह से सुधीर के सर पर मंडराता हुआ काला साया या फिर उसकी मौत टल गई इस एक बदतमीज और वाहियात लड़के के वजह से। रात में जब वो उस लड़के को नोच नोच कर खा रही थी और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तब ये आवाज़ें सुधीर को भी सुनाई दे रही थी। लेकिन आज बिल्डिंग से कोई भी किसी की मदद के लिए बाहर नहीं आया, क्योंकि जिस तरह की चीख पुकार थी सबको समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त अपना खाना खा रही है। और खाना खाते वक्त तो जानवरों को भी नहीं टोका जाता है, वरना उसका हश्र सबको पता है। और अगले दिन सुबह सुधीर को ये बात पता चली। उसने अपने भाई रणधीर को फ़ोन करके बताया, भैया शायद आपने जिस लड़के को भेजा था कल रात उसकी मौत हो गई है। तो अब बिल्डिंग वालों का कहना है कि मेरे सर से मुसीबत टल चुकी है और मैं अभी ही घर के लिए निकल रहा हूँ। ये बात सुनकर रणधीर को थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन रणधीर तुरंत ही अपने प्लांट में उस पियून के बारे में पूछने के लिए पहुंच गया। जब उसने देखा वो पियून वहां पर था, तब उसने उससे पूछा कि उसे तो कल उसने अपने भाई को घर तक पहुंचाने के लिए कहा था, फिर वो यहाँ कैसे है। तब पियून ने सारी बातें उसे बता दी। अब रणधीर के भी समझ में सारी बातें आ चुकी थीं। उसने उस पियून को कुछ भी नहीं बताया और उसके बाद उसने अपने भाई को घर पहुंचने के बाद अपने चाचा, ताऊ, पापा सबको ये बातें बताई। सब ने अपने हिसाब से तसल्ली करने के लिए सुधीर के साथ जो चीज़ें करवानी थी, मतलब पंडित जी को दिखाना, मंदिर में लेकर जाना, वो सारी चीज़ें की। लेकिन सुधीर के ऊपर से सच में वो खतरा टल चुका था और उसके बाद कभी भी सुधीर ने ऐसी गलती नहीं की। वो उसके बाद से हर एक बात जो भी बड़े कहते थे उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश कभी नहीं करता था।
उसके बाद सुधीर ने अपने ज़िंदगी में एक ही चीज़ हमेशा फॉलो की कि जो भी बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसे आंख बंद करके मानना और फॉलो करना चाहिए। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो आप मुझे आपका वो सच्चा एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मैं उसे पूरी तरह से सच मानते हुए अपने बाकी के दोस्तों के साथ अपनी आवाज़ में शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।